हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग समस्त परिवार के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कहा जाता है कि इतिहास लिखने की प्रथा है वो यहीं शुरू हुई है। रियल तरीके से जो डेट वाइज, जो क्रम वाइज लिखने की व्यवस्था है, शुरुआत है वो यहीं से हुई है। इस टॉपिक का नाम है भारत पर यूनानी आक्रमण। इससे पहले की वीडियो में मैं भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुआ था उसके बारे में आपको बता चुका हूं। इससे पूर्व की वीडियो में आप इससे पूर्व की वीडियो को जाकर देख लें। और मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत पर जो यूनान का जो शासक था उसने आक्रमण किया और उस आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसके साथ साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको साथ साथ बताऊंगा। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल मतलब इस वीडियो को बखूबी अच्छी तरीके से देखें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, ताकि आप इस टॉपिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर न जाए, आप उसे 100% कर ले जाएं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं मित्र, आज का समय है वो कंपटीशन का युग है। और यदि आप एक नंबर खो देते हैं, क्वेश्चन खो देते हैं, तो आप लाखों विद्यार्थियों से आगे पीछे हो जाएंगे। अर्थात आप इस बात को खुद जानते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर प्लीज नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके साथ साथ आपसे एक बात और अनुरोध करूंगा कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और पूरा वीडियो देखें। कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर कोई पार्ट आप स्किप कर देते हैं तो वहां से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो निकल जाता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फुल देखें, पूरा वीडियो देखें, कोई पार्ट इसका स्किप न करें। आपके हो सकता है कि आपके जीवन के लिए ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, आइए मिलकर के इसका हम अध्ययन करते हैं कि भारत पर यूनान का आक्रमण के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत पर जो यूनान का जो आक्रमणकारी था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था। जैसे भारत पर यूनान का आक्रमण था, यूनान का आक्रमण था, इसका सबसे पहले नेतृत्वकर्ता कौन सा था। अगर नेतृत्वकर्ता के रूप में देखेंगे तो एक शासक का नाम पाएंगे कि उसका नाम क्या था, सिकंदर था। क्या था? सिकंदर था। अब देखिए, सिकंदर के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं मैं। ये जो सिकंदर था, ये इसका नाम नहीं था। पहली नंबर बात, ये जो सिकंदर था, ये सिकंदर का नाम नहीं था। सिकंदर का नाम कुछ और ही था, जो आपको वीडियो में बताऊंगा। ये कहां का निवासी था वो आपको बताता हूं। ये यूनान का निवासी था। कहां का निवासी था? यूनान का निवासी था। और यूनान में एक प्रांत था। जैसे भारत में एक राज्य है, प्रांत है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये प्रांत है, राज्य हैं। उसी तरीके से यूनान अर्थात ग्रीक में एक प्रांत था जिसका नाम था मैसोडोनिया। मैसोडोनिया, इसे मकदूनिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकदूनिया। क्या कहा जाता है? मकदूनिया भी कहा जाता है। यूनान में एक प्रांत था, प्रांत का नाम क्या था? मैसोडोनिया या मकदूनिया। क्या नाम था? मकदूनिया। यहां के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था फिलिप, फिलिप द्वितीय। जिनका नाम क्या था? यहां के शासक कौन थे मित्र? यहां के शासक थे फिलिप द्वितीय। इन शासक की जो पत्नी थी उनका नाम था ओलंपिया। ओलंपिया, इनकी पत्नी का नाम क्या था? ओलंपिया नाम था। जो शासक थे मैसोडोनिया के, उनके उनका नाम था फिलिप द्वितीय। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मैसोडोनिया, सॉरी,
ओलंपिया, क्या नाम था? ओलंपिया नाम था। एक मित्र मेरे जेहन में क्वेश्चन आ रहा है, आप ये बताइए, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो किस ग्रह पर है, कहां पर है वो? निक्स ओलंपिया कहां पर है, जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर है? आप इसको आंसर कमेंट्स में एक समय बताएंगे। तो जो ओलंपिया, इसकी पत्नी का नाम था। इससे जो पुत्र पैदा हुआ था, इनसे जो दोनों से जो पुत्र पैदा हुआ, जो व्यक्ति का जन्म हुआ, पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था मित्र? अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर इनका नाम था। और अलेक्जेंडर थर्ड था। इस थर्ड को भी याद रखिए, थर्ड को भी आप याद रखेंगे कि इनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड, तृतीय। शुद्ध भाषा में क्या कहें? तृतीय नाम था। अलेक्जेंडर थर्ड या तृतीय इनका नाम था। हुआ ऐसा, इनका जन्म 356 बीसी में हुआ था। इनका जन्म था 356 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था। जो अलेक्जेंडर थर्ड थे, इनका जन्म 356 बीसी में हुआ था। कुछ डेट हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, फैक्ट के रूप में रखनी पड़ेगी। इनको मैं आपको बीच बीच में फॉक्स दे करके, आपको बार बार बोल करके मैं खुद बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए, और मैं अधिकतम फॉक्स दूंगा जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इनका जन्म हुआ था 356 बीसी में हुआ, पर कहां पर हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। इनकी मां का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। इनकी मां का नाम क्या था? ओलंपिया। पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। पिता कौन थे? फिलिप द्वितीय। इनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड, तृतीय अलेक्जेंडर थर्ड इनका नाम था। हुआ ऐसा कि 20 वर्ष की अवस्था में, मतलब 20 वर्ष की अवस्था में 336 ईस्वी में, कब? 336 बीसी में। ये उल्टा होता है, इसे हम बताएंगे कैसे उल्टा होता है, ठीक है, बता चुके हैं। हालांकि 336 ईस्वी में मतलब 20 वर्ष की अवस्था में। कब मित्र? 20 वर्ष की अवस्था में ये अलेक्जेंडर तृतीय मैसेडोनिया का शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? शासक बनता है। इतना क्लियर हुआ आपको? जो अलेक्जेंडर थर्ड था, यह 30 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है। इस बीच में ये काम एक ये करता है। क्या काम करता है? कि एक साम्राज्य था जिसका नाम था फारस। ईरान, ईरान भी कहते थे, फारस भी कहते थे। ईरान भी कहते थे और फारस भी कहते थे। उस पर अलेक्जेंडर थर्ड विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। और ये इन्होंने विजय कब प्राप्त की थी मित्र? इन्होंने विजय कब प्राप्त की थी? 20 वर्ष की अवस्था में प्राप्त की थी। 20 वर्ष की अवस्था में ये जो ईरान, जिसे फारस कहा जाता था, यहां के जो शासक था, यहां का जो शासक था ईरान का, दारा थर्ड। क्या नाम था? दारा थर्ड। दारा थर्ड को ये हरा देता है। क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। क्या कर देते हैं मित्र? हरा देते हैं। ये अलेक्जेंडर थर्ड 20 वर्ष की अवस्था में जब शासक बना था, उसी समय शासक बनने से पहले ये जो ईरान या फारस, जो मैसेडोनिया से क्षेत्रफल में लगभग 40 गुना बड़ा था। कितना बड़ा था? 40 गुना बड़ा था। और वहां के शासक दारा थर्ड को यह हरा देते हैं। इस उपलक्ष्य में, इस जीत के उपलक्ष्य में अलेक्जेंडर थर्ड ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की। किसकी? सिकंदर महान की उपाधि धारण की। इतना क्लियर हुआ मित्र? सिकंदर महान की उपाधि धारण की। तब से
इसको सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। इन सिकंदर के कभी कभी गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो इनके सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। ये आप याद रखेंगे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर के पिता जो फिलिप थे, उनका यह सपना था, सिकंदर के पिता का, सिकंदर का नहीं, सिकंदर के पिता का सपना था कि वह विश्व विजेता बने। इसी उपलक्ष्य में अपने पिता की जो उन्होंने सोचा था, उसी के उपलक्ष्य में सिकंदर ने संपूर्ण विश्व को जीतने का निर्णय लिया। क्या लिया? संपूर्ण विश्व को जीतने का निर्णय लिया, और वो विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? विश्व विजेता बनना चाहता। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। आशा करता हूं आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं, आपसे अनुरोध है। और मित्र मेरा, अगर आपको एक वीडियो समझ में आता है तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं, वैसे ही बताता हूं। जैसे मान के चलिए ये यूनान क्षेत्र था। क्या था ये? यूनान। ये यूनान था। यहां पर एक छोटा सा प्रांत था, ये वाला, ये प्रांत था इसका, जिसका नाम था मैसेडोनिया। क्या नाम था? मैसेडोनिया। सिकंदर यही का शासक बनता है 336 ईस्वी में। 336 ईस्वी में, ईसा पूर्व में सिकंदर यहां का शासक बनता है। और जब शासक बनता है तो पिता के जो उन्होंने ड्रीम देखा था, सपना देखा था, उसी के उपलक्ष्य में यह सबसे पहले यूनान, इसे ग्रीस भी कहते थे, पर विजय प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण यूनान पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है सिकंदर, इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे यूनान है। इसके पास में ही ये एक क्षेत्र है जो यूनान से सटा हुआ था, तुर्की। इसे तुर्की कहते हैं, या एशिया माइनर का पठार, या एशिया माइनर का पठार। जब सिकंदर यहां का शासक बन जाता है तो धीमे धीमे सिकंदर एशिया माइनर के पठार पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? एशिया माइनर के पठार पर भी इस तरीके से विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात अब सिकंदर का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा। उसके बाद देखते हैं, यहां पर एक प्रांत था, यहां पर मित्र एक प्रांत था सीरिया। कौन सा प्रांत था? सीरिया। यहां पर एक प्रांत था सीरिया, एक साम्राज्य था सीरिया। सिकंदर ने इस सीरिया पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली। यहां के साम्राज्य को भी इसने हरा दिया। क्या कर दिया? यहां के साम्राज्य को भी इसने हरा दिया। इसके बाद यहां मिस्र था, मिस्र को भी हरा दिया। क्योंकि जब यह शासक बना था तब इसकी अवस्था मात्र 20 वर्ष की थी, अपनी युवावस्था में था,
और सिकंदर ने अपना साम्राज्य यहां से लेकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, मतलब अब ये इतने बड़े क्षेत्रफल का राजा बन गया। कंडीशन क्या थी, ये सीरिया जो साम्राज्य था, ये उस समय जो मध्य एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, ईरान या फारस, कौन था, ईरान या फारस, ईरान या फारस, उसके अधीन आता था। ये था ईरान या फारस। इस तरीके से जो सीरिया था वो यहां का जो शासक था, ये आपका फारस है या ईरान कहते हैं, और यहां पर अखामनी वंश का शासक था। ये मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूं। यहां का जो शासक था, यहां का जो शासक था वो दारा थर्ड था। कौन था, दारा थर्ड था। यहां का जो शासक था वो दारा थर्ड था। इसे डेरियस थर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरियस थर्ड भी कहते हैं। यहां का शासक था डेरियस थर्ड भी कहते हैं, इसे दारा तृतीय भी कहते हैं। बात एक ही व्यक्ति का नाम है। कंडीशन यह हुई कि जब सिकंदर ने सीरिया पर आक्रमण किया था तो उस समय यहां का जो, क्योंकि ये सीरिया था वो फारस के अधीन था, इससे ये दारा जो थर्ड था यहां का शासक, वो चिढ़ गया। कंडीशन ये हुई कि दोनों में युद्ध हुआ। क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ था 331 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 331 बीसी में हुआ था। कंडीशन ये हुई कि जो दारा थर्ड का साम्राज्य था वह सिकंदर के साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। कितना बड़ा था, 40 गुना बड़ा था। ये जो दारा थर्ड का साम्राज्य था सिकंदर से 40 गुना बड़ा था। कंडीशन ये हुई, और ये छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, ये भी छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। उन पर ये फारस का शासक दारा थर्ड शासन करता था, शासकों का ऊपर शासन करता था। ये कंडीशन ये हुई कि ऐसी कंडीशन में सिकंदर महान ने इस दारा थर्ड को हरा दिया। किसको हरा दिया, दारा थर्ड को हरा दिया। और ये जो युद्ध था, ये जो युद्ध था उसे अरावेला का युद्ध कहा गया। अरावेला का युद्ध। कब लड़ा गया था, 331 में, 331 बीसी में, ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किस किस के मध्य हुआ, एक तरफ आपका सिकंदर था और दूसरी तरफ आपका दारा थर्ड या डेरियस थर्ड। इसमें क्या हुआ, कौन जीता, सिकंदर जीत गया। जीता कौन, सिकंदर जीता। और सिकंदर जीतने के बाद अब सिकंदर का जो साम्राज्य था वो यहां तक फारस तक फैल गया। कहां तक फैल गया, फारस तक फैल गया। यहां तक उसका साम्राज्य अफगानिस्तान तक उसकी सीमा लगने लगी थी, क्योंकि फारस का साम्राज्य था वो हमारे जो अखंड भारत था, अखंड भारत में अफगानिस्तान भी शामिल था, वहां तक फारस राज्य की सीमा लगती थी। कंडीशन ये हुई कि अब इसके बाद सिकंदर ने अखंड भारत की तरफ मूव किया, अखंड भारत की ओर चला। तो अब मित्र ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये युद्ध पूछा जाता है, युद्ध कब लड़ा गया था, 331 में। किस किस के मध्य हुआ था, सिकंदर और दारा थर्ड के बीच में हुआ था। इसमें कंडीशन क्या हुई, परिणाम क्या निकला, तो सिकंदर जीता और सिकंदर ने इन संपूर्ण साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ की मित्र छोटी छोटी जो साम्राज्य थे, शासक थे, उन्होंने वो भी सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। कंडीशन ये हुई कि लगभग 5 वर्ष में 326 बीसवीं तक जब तक भारत पर आक्रमण करता है, तब तक ये जो फारस के छोटे छोटे शासक थे उनको भी उन्होंने, सिकंदर ने अपने अधीन कर लिया, उनको किसी तरीके से उसने हरा दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
अब हम चलते हैं भारत की ओर। फिर मित्र आपसे कहूंगा कि आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और मेरे साथ इसी तरह का नोट्स बनाएं एक। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार भारत का नोट्स बनाते हैं, भारत का मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भारत का मैप बनाते हैं। आप भी मित्र मेरे साथ भारत का इसी तरीके से मैप बनाएं, ताकि आपका जो इतिहास है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगे। आप कोई विषय पढ़े, भूगोल या इतिहास को पढ़े, तो आपसे अनुरोध है कि बगैर मैप के आप न पढ़ें। आप मैप से पढ़ेंगे तो मैं जानता हूं आपके सब कुछ समझ में आएगा। इसी तरीके से आप इंडिया का मैप बनाएं, इसी तरीके से आप इंडिया का मैप बनाएं। देखिए, सिकंदर था, वो यहां तक आ गया था। ये पाकिस्तान है, इस वर्तमान पाकिस्तान है। इससे पहले यहां पर ये क्षेत्र था, देखिएगा, यहां से एक नदी निकालते हैं इस तरीके से, एक सिंध नदी थी। ये आज से नहीं, बहुत पहले से बह रही है इस तरीके से, और बंगाली खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? सिंध नदी है, सिंधु नदी है। उसके बाद देखेंगे कि यहां पर एक झेलम नदी है इस तरीके से। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी। और इसी के पास से दो शाखाओं में निकलती है चिनाब नदी। ये यहां पर आके मिल जाती है, यहां पर चिनाब नदी है। ये आपकी झेलम नदी है। कौन सी नदी मित्र? झेलम है। और ये चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी है। उसके बाद देखेंगे आप झीलम, चिनाब, रावी। यहीं पर आपकी रावी नदी है इस तरीके से, ये रावी नदी है। और ये ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी इस तरीके से, यहां से सतलज निकली हुई है इस तरीके से, सतलज इस तरीके से यहां मिलती है, और इसमें आकर के ये ब्यास नदी मिल जाती है। ये ब्यास नदी है। तो देखिएगा, ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है, व्यास नदी है, और ये रावी नदी है। सबसे पहले झीलम, सबसे पहले सिंधु नदी, झीलम, चिनाब, रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। ये 5 नदियां हैं। इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। कंडीशन क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के उत्तर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र था, ये काबुल था, सॉरी कांधार। कौन सा था? कांधार। और ये वाला क्षेत्र था, ये वाला सिंध, ये वाला क्षेत्र, ये सिंधु था। कौन सा था? सिंधु क्षेत्र था। और ये वाला जो क्षेत्र था, ये गांधार था। कौन सा था? गांधार। देखिए मित्र, इस तरह कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि ये जो क्षेत्र था, इसकी सीमा थी वो ईरान से मिलती थी या फारस साम्राज्य से मिलती थी। अर्थात सिकंदर, अब या सिकंदर का साम्राज्य की सीमा हमारे अखंड भारत, कांधार, गांधार और सिंधु क्षेत्र में से सीमा लगने लगी थी। अर्थात अब ऐसी कंडीशन में सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना एक लाजिम सी बात थी। तो सिकंदर यहां से जीतता हुआ आता है, ये तो आपने देखा ही। इस तरह सिकंदर बढ़ता हुआ आ रहा है, ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से। यहां का जो शासक था,
गांधार का, वो आम्बी था। कौन था? आम्बी। आम्बी था। भारत में कंडीशन देखें, आम्बी था। इसका एक मित्र था शशिगुप्त। कौन था? इसका एक मित्र और था शशिगुप्त। इन दोनों को याद रखेंगे। शशिगुप्त जो गांधार था, यहां का जो शासक था आम्बी था, और इसका एक मित्र था शशिगुप्त। इन दोनों की जो शत्रुता थी वह पौरस से थी, और पौरस का साम्राज्य था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। कहां पर था? झेलम और चिनाब नदी के बीच में था, ये वाला। यहां पर कौन शासन कर रहा था? पौरस शासन कर रहा था, जो पुरुवंश का था। यहां पर पौरस था। यहां का शासक कौन था? पौरस, जो पुरुवंश का था। और यहां पर कौन थे? आम्बी और शशिगुप्त थे। आम्बी और पौरस की शत्रुता थी, दुश्मनी थी। कंडीशन ये हुई कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो जो आम्बी था उसने सिकंदर से हाथ मिला लिया, बगैर युद्ध किए हुए सिकंदर से हाथ मिला लिया और पौरस पर आक्रमण करने का आग्रह किया। अर्थात यह पहला देशद्रोही था आम्बी, जिसने सिकंदर से मित्रता करके पौरस पर आक्रमण करने को कहा। अर्थात ये दोनों आम्बी और शशिगुप्त दोनों सिकंदर से जाकर के मिल गए। किससे जाकर मिल गए? सिकंदर से जाकर के मिल गए। तो देखिएगा, जो सिकंदर से कौन मिल गए? सिकंदर से आपके आम्बी और शशिगुप्त जैसे देशद्रोही गद्दार जाकर के मिल गए, और इन दोनों ने पौरस के साम्राज्य पर आक्रमण करने की सिफारिश की। पौरस के साम्राज्य पर आक्रमण करने की क्या की? सिफारिश की। कंडीशन क्या हुई कि जब कंडीशन क्या हुई कि जब ये दोनों सेनाएं, सिकंदर की सेना, आम्बी की सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ कौन सेना थी? आपकी पौरस की सेना थी। किस नदी पर थी? झेलम नदी पर। किस नदी पर थी? झेलम नदी पर थी। झेलम नदी को उस समय बितस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बितस्ता। क्या कहा जाता था? बितस्ता कहा जाता था, या हाइड्रोस्पीज भी कहा जाता था। झेलम नदी को क्या कहा जाता था? बितस्ता या हाइड्रोस्पीज। क्या कहा जाता था? हाइड्रोस्पीज कहा जाता था। कंडीशन ये हुई मित्र कि सिकंदर की सेना के सहयोग में आम्बी और शशिगुप्त थे, और दूसरी तरफ झेलम नदी के किनारे पर दूसरी तरफ आपकी पौरस की सेना थी। और उस समय झेलम नदी को बितस्ता या हाइड्रोस्पीज नदी कहा जाता था। इसलिए इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है, सिकंदर और पौरस के मध्य, इस युद्ध को हाइड्रोस्पीज या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्पीज या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। यह कब लड़ा गया था? तो 326 बीसी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 326 बीसी में लड़ा गया था। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इसे आप याद रखेंगे कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो आप बता सकते हैं 326 बीसी में आक्रमण किया था। और बात एक ही है कि हाइड्रोस्पीज या बितस्ता का युद्ध
कब लड़ा गया था? 326 बीसी में लड़ा गया था। किस किस के मध्य हुआ था? सिकंदर और भारत का जो पूर्व वंश का शासक था पोरस, जिसका साम्राज्य सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में था। किसमें था? सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में था। वहां पर यह युद्ध झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। झेलम नदी को बितस्ता या हाइड्रोस्पीच के नाम से उस समय जाना जाता था। परिणाम मित्र इसमें क्या निकला कि जो पोरस था, पोरस की क्या हुई? हार हुई। पोरस हार गया। क्या हो गया? पोरस हार गया युद्ध में। लेकिन पोरस एक बहादुर शासक था। पोरस कैसा था? बहादुर शासक था। कंडीशन ये हुई कि जब सिकंदर की सेना पोरस को खींच करके पोरस सिकंदर के सामने लेकर के आई, तब सिकंदर ने पोरस से पूछा, ये किंवदंती है, कहानी है, बताते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उस समय बड़े उत्साह के साथ घायल अवस्था में भी पोरस ने कहा कि जैसा एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ व्यवहार करता है, एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाए। इसकी बहादुरी से खुश होकर के, इसकी बहादुरी से जो सिकंदर था वो खुश हो गया। इसकी बहादुरी से क्या हुआ? जो सिकंदर था वो खुश हो गया। क्या हो गया? खुश हो गया। और उसका जो साम्राज्य था, पोरस का जो साम्राज्य था, ससम्मान पूर्वक पोरस को ही वापस कर दिया और उससे अपनी मित्रता कर ली। क्या कर ली? इससे अपनी मित्रता कर ली। कंडीशन क्या हुई कि अब कितने? 3 मित्र हो गए। कितने मित्र हो गए? 3 मित्र हो गए। सिकंदर ने आम्बी शत्रु को पहली कर लिया था और इसको हरा करके, कैसे हरा करके पोरस को अपने अधीन कर लिया। अब लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी सिकंदर ने कि यदि हम आगे भारत में आक्रमण करते हैं तो आप हमारा सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। तो मित्र यहां तक आपको क्लियर हुआ। सिकंदर कहां तक आ गया? झेलम नदी तक आ गया। कहां तक आ गया? झेलम नदी तक आ गया। अर्थात सिकंदर का जो साम्राज्य था बढ़कर के कहां तक आ गया? झेलम नदी तक आ गया। इस तरीके से यह क्षेत्र इसने जीत लिया। अब देखिए, झेलम नदी के बाद यहां पर छोटे छोटे प्रांत थे। क्या थे? छोटे छोटे प्रांत थे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं। यहां पर छोटे छोटे प्रांत थे। जो चिनाब रावी और ब्यास नदी के बीच में छोटे छोटे प्रांत थे। अर्थात वहां के अपने स्वतंत्र राजा थे जो अपना साम्राज्य चला रहे थे। कंडीशन क्या हुई कि सिकंदर ने इन छोटे छोटे प्रांतों को भी जीतना चाहा, क्योंकि वो विश्व विजय का सपना देखा था। उसने विश्व विजय के लिए निकला हुआ था और इसलिए सिकंदर ने इन छोटे छोटे जो साम्राज्य लगे हुए थे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज के बीच में थे, उनको भी जीतना चाहा। कंडीशन क्या हुई? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कौन कौन से थे उन्हें आप देखेंगे, कौन कौन से थे। मैं एक एक करके बताऊंगा सबके बारे में। जिसमें सिंध था, मालवा, क्षुद्रक, इनकी मित्र थोड़ी बहुत भूमिका है। अगस्त लोई, असमक, ये छोटे छोटे प्रांत थे, इनकी अपनी अपनी विशेषता थी। और पाठन। अब देखिए, मैं इनके बारे में बताऊंगा। इसमें से कुछ ऐसे प्रांत थे जिन्होंने सिकंदर की अधीनता, उसका नाम सुनकर के स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ प्रांत थे, जैसे जो मालवा गणराज्य था, इसमें से कुछ प्रांत ऐसे थे जिन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ प्रांत ऐसे थे जिन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसमें मालवा गणराज्य था। कौन सा? मालवा गणराज्य। यहां पर कंडीशन क्या हुई कि सिकंदर ने मालवा गणराज्य पर आक्रमण किया था। उस समय सिकंदर
बुरी तरह घायल हो गया था। यहाँ के जो सैनिक थे, यहाँ के जो सैनिक थे, इन्होंने सिकंदर का मुकाबला बड़ी वीरता से किया। मालवा के किस प्रांत के, किस गणराज्य के, मालवा गणराज्य के जो सैनिक थे, इन्होंने सिकंदर का मुकाबला बड़ी वीरता के साथ किया। इस युद्ध में, मालवा के जो युद्ध हुआ था सिकंदर के बीच में, इसमें सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया। क्या हो गया? घायल हो गया। और घायल अवस्था में सिकंदर ने मालवा गणराज्य में यह अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यहां पर नरसंहार किया जाए, जिसमें सिकंदर के सैनिकों ने वहां के सैनिकों को, पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को, सबको मौत के घाट उतार दिया। अर्थात जो मालवा क्षेत्र था, मालवा गणराज्य था, यहां पर सिकंदर घायल हो गया था। घायल अवस्था में ही उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि यहां पर नरसंहार किया जाए, नरसंहार किया जाए। तो वहां सिकंदर के सैनिकों ने मालवा गणराज्य के जो भी पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको सबको मौत के घाट उतार दिया। तो पूछा जाता है कि सिकंदर किस युद्ध में, किस गणराज्य में युद्ध करते समय घायल हो गया था? तो आप बता सकते हैं मालवा गणराज्य में। किसमें? मालवा गणराज्य में। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है, किस गणराज्य में सिकंदर ने नरसंहार का आदेश दिया था, जिसमें पुरुष, स्त्री, बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था? तो वो कौन सा युद्ध था? मालवा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? मालवा का युद्ध था। उसके बाद देखिए, ये क्षुद्रक राज्य था। कौन सा था? क्षुद्रक गणराज्य था। क्षुद्रक, ये क्या है? क्षुद्रक गणराज्य था। क्षुद्रक गणराज्य में क्या कंडीशन हुई है कि इस युद्ध में क्षुद्रक गणराज्य में जो सिकंदर ने आक्रमण किया, इसमें सिकंदर के विरुद्ध पुरुषों ने और स्त्रियों ने, दोनों ने मिलकर के सिकंदर का मुकाबला किया। अर्थात ऐसा कौन सा गणराज्य था जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ने मिलकर के सिकंदर का सामना किया था? तो आप बता सकते हैं क्षुद्रक गणराज्य। कौन सा? क्षुद्रक गणराज्य में जो वहां की जनता थी क्षुद्रक गणराज्य की, उसने मिलकर के, स्त्रियों पुरुषों दोनों ने मिलकर के सिकंदर का सामना किया था, लेकिन ये सब हार गए। स्त्री पुरुष दोनों हार गए। अर्थात सिकंदर ने मालवा के साथ साथ क्षुद्रक गणराज्य को भी अपने अधीन कर लिया। उसके बाद देखते हैं अगस्तलोई। कौन सा है? अगस्तलोई। यहां पर कंडीशन क्या हुई? यहां के सिकंदर ने अगस्तलोई गणराज्य पर आक्रमण किया, तो ऐसी कंडीशन में अगस्तलोई के जो सैनिक थे वो वीरता पूर्वक लड़े। कैसे लड़े? वीरता पूर्वक लड़े। जब उनकी मृत्यु हो गई, जब सैनिकों की मृत्यु हो गई, तो ऐसी कंडीशन में यहां की महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब होता है कि जब उनके जो पति थे वह युद्ध में मारे गए, तो महिलाओं ने अपने आप को आत्महत्या कर ली, आग में जला लिया, जलती हुई आग में कूद गई। तो अर्थात अगस्तलोई गणराज्य था, यहां की महिलाओं ने जौहर कर लिया था। जौहर जैसी एक प्रथा थी, उसे में जला करके अपने आप को नष्ट कर लिया था। यह पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस गणराज्य की महिलाओं ने जौहर कर लिया था? मतलब अपने आप को, वहां के सैनिक जब खत्म हो गए थे, मर गए थे, मार दिए थे सिकंदर ने, तो ऐसी कंडीशन में वहां उस गणराज्य की महिलाओं ने अपने आप को आग में झोंक करके खत्म कर लिया था। तो वो अगस्तलोई गणराज्य था, जो आपका चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ था। उसके बाद देखते हैं अस्मक। उसके बाद लास्ट बचता है आपका पाठन। कौन सा बचता है? पाठन। पाठन था
ये बिल्कुल ब्यास नदी के तट पर था, यहां पर था ये पाटन था, पाटन, और ये ब्यास नदी के तट पर था, ब्यास नदी के तट पर था। कहां पर था? ब्यास नदी के तट पर था। ये पाटन का अभियान, पाटन का अभियान था, वो सिकंदर का भारत में अंतिम आक्रमण था, अंतिम अभियान था। क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर का भारत में किस गणराज्य के विरुद्ध अंतिम अभियान था, तो आप बता सकते हैं पाटन, पाटन गणराज्य के विरुद्ध सिकंदर का भारत में अंतिम अभियान था। और पाटन जो गणराज्य था वो ब्यास नदी के तट पर था। कहां पर था? ये आपकी ब्यास नदी है, ये वाली जो सतलज मिल जाती है, ये वाली, ये ब्यास नदी है, इसी के तट पर था ये पाटन, इसी के तट पर था पाटन। सिकंदर की सेना ने यहां तक आक्रमण किया था, मतलब ब्यास नदी तक आक्रमण किया था, अर्थात सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सकी, सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सकी, अर्थात सिकंदर का पाटन गणराज्य के विरुद्ध अंतिम अभियान था, आखिरी अभियान थी। आप यहां तक नोट कर लें, उसके बाद बताऊंगा। अब मैं भारत की कंडीशन बताता हूं, क्योंकि सिकंदर की सेना यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ सकी। और ब्यास नदी से एक कंडीशन और होती है, इस पाटन गणराज्य को जीत तो लिया था उसने, सिकंदर ने, लेकिन इसमें इसका जो घोड़ा था, क्या था? घोड़ा था जिसका नाम बुखेफला था। क्या था? बुखेफला नाम था। जो सिकंदर का घोड़ा था बुखेफला, बुखेफला, वो मारा गया। सिकंदर का जो घोड़ा था, प्री घोड़ा था बुखेफला, वो मारा गया था। सिकंदर ने इसी घोड़े की याद में ब्यास नदी के तट पर बुखेफला नगर बसाया था। क्या बसाया था? बुखेफला नगर, नगर बसाया। और इसी नदी के किनारे पर, इसी नदी के किनारे पर, ब्यास नदी के किनारे पर ही उसने विजयनगर, अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजयनगर भी बसाया था। तो ब्यास नदी के किनारे पर उसने दो नगर बसाए थे, एक तो अपने घोड़े की याद में बुखेफला नगर बसाया था, दूसरा विजयनगर बसाया था। कहां पर? ब्यास नदी पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब चलते हैं भारत की कंडीशन क्या थी, ये आगे क्यों नहीं बढ़ सका, सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ सका, उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, देखिएगा, फिर वही कंडीशन, एक हम भारत का मैप बनाते हैं, क्योंकि इंडिया का मैप बनाने से आपको बहुत कुछ एक फिल्म की तरह याद हो जाएगा। देखिएगा, आप भी मेरे साथ इसी तरीके से भारत का मैप बनाएं। अब देखते हैं भारत में उस समय कंडीशन क्या थी। जब 326 बीसी में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो भारत में कंडीशन क्या थी वो देखते हैं। देखिएगा, सिकंदर ब्यास नदी तक तो आ चुका है, फिर उसके बाद आगे क्यों नहीं बढ़ सका, इसकी कंडीशन देखते हैं। सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ सका, उसकी कंडीशन देखते हैं। देखिए, सिकंदर था, वो ब्यास नदी तक आ गया था। कहां तक आ गया था? ब्यास नदी तक। ये आपकी ब्यास नदी है, ब्यास नदी। उसके बाद ब्यास नदी के बाद आपने देखा 326 बीसी में यहां पर एक शासक था, यहां पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था मगध, ये बिहार में पड़ता है। और यहां का एक शासक था नंद वंश का, घनानंद। कौन था? घनानंद। और मगध का साम्राज्य उस समय,
मगध का साम्राज्य उस समय ब्यास नदी तक फैला हुआ था, इस तरीके से। अर्थात मगध साम्राज्य उस समय बहुत बड़ा था। कलिंग को भी उसने अपने आप में जीत लिया था। अर्थात ये कौन सा साम्राज्य था? मगध, नंद वंश का शासक था। यहां पर कौन सा वंश था? नंद वंश का शासन था। और यहां का शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद वही जिसने चाणक्य विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य की बेइज्जती की थी, इंसल्ट की थी। क्या की थी? इंसल्ट की थी। और बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे ये। कौन थे? बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे वे। अर्थात चाणक्य यहां से इस घनानंद के पास आए कि महाराज, जो सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण कर रहा है, आप उसके विरुद्ध संघर्ष कीजिए और उसे यहां से भगाइए। लेकिन कंडीशन ये हुई कि जो घनानंद था वह अय्याशी किस्म का व्यक्ति था, चाणक्य की बेइज्जती कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां से वापस हो जाते हैं और नंद वंश को खत्म करने का पूरा विचार विमर्श कर लेते हैं। उसके साथ वो आगे जब बताएंगे हम कि चंद्रगुप्त के साथ उन्होंने किस तरीके से इस वंश का, नंद वंश का कैसे खात्मा किया था। अब देखिए यहां पर ये जो साम्राज्य था, सिकंदर इससे आगे नहीं बढ़ सका। कंडीशन ये थी कि सिकंदर के जो सेनापति थे उन्होंने इतने मतलब आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जो नंद वंश है वह बहुत बड़ा साम्राज्य है उसका, और एक उस पर विशाल हाथियों की सेना है। कैसी है? विशाल हाथियों की सेना है उसके पास। और इसके बाद सिकंदर की सेना, जो भारत की जलवायु है वो सिकंदर की सेना को एब्जॉर्व नहीं कर पा रही थी। सिकंदर जो सेना है वह भारत की जलवायु को एब्जॉर्व नहीं कर पा रही थी। इस कारण उसमें सिकंदर की सेना में बीमारी सी फैल गई थी। काफी सैनिक सिकंदर के मर रहे थे। तीसरी कंडीशन उसकी ये थी कि जो सिकंदर की सेना काफी लंबे समय से अपने परिवार से दूर रही थी। जो सैनिक थे अपने परिवार से दूर रहे थे, इसलिए उन्हें अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की भी याद आ रही थी। इस और बाकी बात उसके बाद अब देखते हैं, जो चाणक्य था उन्होंने यहां पर किंवदंतियां फैला दी थी कि यदि कोई भारत पर इस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, तो अंधविश्वास टाइप का फैला दिया था कि यदि कोई भारत से इस तरह आगे बढ़ेगा तो उसके सैनिक अपने आप धीमे धीमे मर जाएंगे। इसके लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया था। चाणक्य ने उसने ये कहा था कि आप इन सैनिकों में इस तरीके की अंधविश्वास जैसी बातें फैलाइए। कंडीशन ये हुई। और इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना में जो भोजन था उसमें जहर मिला दिया था। क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया था, जिससे सैनिक काफी मात्रा में मरने लगे थे। इन सब बातों को देखते हुए यद्यपि सिकंदर ने बहुत कहा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। और सिकंदर सिंधु नदी किनारे, जैसे ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के मुहाने पर आ जाता है सिकंदर यहां पर, और यहां पर अपनी सेना को दो भागों में बांट देता है। एक तो जल सेना, एक थल सेना। ये पूछा जाता है मित्र, इसको ध्यान रखिएगा। तो जल सेना का जो नेतृत्व था वह नृयाकस कर रहा था। कौन कर रहा था? नृयाकस। यह क्वेश्चन पूछा गया है मित्र। जल सेना का जो नेतृत्व था सिकंदर की सेना का, वो नृयाकस कर रहा था। कौन कर रहा था? नृयाकस कर रहा था। जो जल सेना का नेतृत्व था, जो यहां से सिकंदर वापस जा रहा था अपने देश के लिए, तो इसका नेतृत्व जल सेना कौन कर रहा था? नृयाकस कर रहा था। वही थल सेना का नेतृत्व था वो सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर कर रहा था। कौन कर रहा था? सिकंदर स्वयं कर रहा था और सेल्यूकस निकेटर अर्थात सिकंदर इस तरीके से वापस जाता है, होता है इस तरीके से।
और 323 बीसी में, कब? 323 बीसी में ईरान पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? ईरान पहुंच जाता है। टहलते टहलते 323 बीसी में कहां पर पहुंच जाता है? ईरान पहुंच जाता है सिकंदर। और ईरान का एक शहर है बेबीलोन। ईरान क्या है? एक शहर बेबीलोन। बेबीलोन में जब पहुंचता है तो सिकंदर के पेट में दर्द होने लगता है, अर्थात ज्वर जैसी भयंकर बीमारी उसे हो जाती है। और यहीं पर 323 बीसी में 323 बीसी में सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, जो ईरान का शहर है। कब हुई थी? 323 बीसी में हुई थी। और जब ये मरा था उस समय इसकी उम्र 33 साल थी। कितनी साल थी? 33 साल थी। 33 वर्ष में इसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था? तो आप बता सकते हैं सिकंदर भारत में 19 माह तक रुका था। सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था? तो 19 माह तक रुका था। और बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में आक्रमण किया था। यह आपको मैं बता चुका हूं। इसका जो आक्रमण था वो 326 बीसी था। ये कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा? तो 19 माह तक रहा। कितना रहा? 19 माह तक रहा। और आक्रमण कब किया था? 326 बीसी में किया था। गया कब? 19 माह के बाद चला गया था। और इसका गया किस तरीके? जो सिंधु नदी थी उसी किनारे होकर गया था। जल सेना का उसका जो नेतृत्व था वो निराकस ने किया था। और जो थल सेना का नेतृत्व था वो सिकंदर और सेल्यूकस और निकेटर ने किया था। 19 माह यहां पर रुका था। आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये आपको बताऊंगा। देखिएगा, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जैसे ये बताया जाता है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय जो तक्षशिला के जो प्रोफेसर थे, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसके जो प्रोफेसर थे या कुलपति थे वो चाणक्य थे। और चाणक्य एक दूरदर्शी ब्राह्मण थे। उन्होंने ये बताया कि यदि ये सिकंदर यहां पर आक्रमण कर देगा तो इसका प्रभाव सदियों तक रहेगा। इसके लिए वो वहां पर घनानंद के पास गए, जो विशाल साम्राज्य उनका था, पूरे भारत पर उनका ही शासन था। वहां पर उनकी बेइज्जती हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है, वहां से भगा दिया जाता है। कंडीशन ये होती है कि वो अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से कहते हैं कि आपको सिकंदर को रोकना है। तो चंद्रगुप्त कहते हैं हम तो शासक भी नहीं है, कैसे रोकेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सेना में जाकर के उनके खाने में जहर मिला देते हैं। कुछ बताते हैं कि चूहे छोड़ देते हैं, चूहे छोड़ देते हैं, जिससे उनका भोजन धीमे धीमे खत्म होने लगता है और सैनिक भी धीमे धीमे इस तरह मरने लगते हैं। और उसमें सेना में यह अंधविश्वास फैलाया जाता है कि अगर कोई ब्यास नदी से उधर जाएगा, भारत की ओर आक्रमण करेगा, तो देवी शक्ति उनके सैनिकों को धीमे धीमे मारने लगती है। कंडीशन ये हुई थी कि सिकंदर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना को पहले ही जहर दे, कुछ लोगों को, सैनिकों को पहले ही जहर दे दिया था। उसमें काफी लोग मरने लगे थे। अगर ऐसी कंडीशन में एक भी सैनिक मर जाता है तो उसमें अफवाह और बढ़ जाती है। कंडीशन ये हुई थी। इसके बाद कंडीशन एक और हुई थी। ये बताया जाता है कि चाणक्य थे, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ विष कन्याएं पैदा कर ली थी। विष कन्याएं मतलब ऐसे होता है कि जब कोई छोटी बच्ची होती है उसे नमक की मात्रा कम कर दी जाए, उसकी बॉडी के अनुसार उसे थोड़ा जहर दे दिया जाए, हल्का हल्का जहर दिया जाए, जिससे उसका बॉडी एब्जॉर्ब कर जाए। जब वो अपनी अवस्था में आती है तो एक विष कन्या का रूप धारण कर लेती है। चाणक्य ने ऐसे ही विष कन्याओं की बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, जो सिकंदर की सेना से सैनिक जब उनके संपर्क में आए तो उनकी मृत्यु, सैनिकों की मृत्यु होने लगी थी। ये एक किंवदंती है कि ये सही है या गलत है ये मुझे पता नहीं, लेकिन बताया जाता है।
तो देखिए अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव था। तो एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ, इनका एक कोटेशन है मित्र जो आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने यह कहा था कि सिकंदर आंधी की तरह से भारत पर आया और तूफान की तरह चला गया। यह पीसीएस जैसी मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस जैसे मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए, विंसेंट स्मिथ जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया सिकंदर के बारे में, ये बताया है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। मतलब इनका मानना यह था कि उसके आक्रमण का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है, आपको इसका वर्णन करना है। तो ये कोटेशन आप याद रखेंगे कि ये किसने कहा था, तो आप बता सकते हैं कि विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। इसके बाद देखिए इसके आक्रमण के क्या क्या इफेक्ट पड़े वो आपको बताता हूं। सबसे पहले व्यापारिक मार्ग, जो व्यापारिक मार्ग थे ईरान होते हुए, फारस होते हुए यूनान तक, वो सीधा खुल गया, क्योंकि एक नए मार्ग की, व्यापारिक मार्ग की खोज हो गई, जिससे भारत के व्यापारी अब इराक तक, सॉरी यूनान तक अपना सामान बेच सकते थे। अर्थात एक व्यापारिक मार्ग का निर्माण हो गया, एक खोज हो गई। इसके बाद देखेंगे इसके आक्रमण से, सिकंदर के आक्रमण से दूसरे नंबर पर देखा जाए, एक क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत हो गई। एक क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत हुई। क्या हुआ, एक क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत हुई, क्योंकि सिकंदर ने 326 बीसी में आक्रमण किया था। कब किया था, 326 बीसी में आक्रमण किया था। उसके बाद भारत में क्रमशः घटनाओं को क्रमशः लिखा जाने लगा, तो क्रमागत इतिहास लिखने की शुरुआत हो गई भारत में। उसके बाद देखेंगे गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली का क्या हुआ, विकास हुआ। गांधार शैली का विकास मतलब आपने देखा होगा, जो भगवान बुद्ध हैं वो कभी कभी यूनानी देवताओं की भांति दिखाई जाते हैं। यहां तक उनके कोट पहना हुआ दिखाया जाता है, पीछे उनके एक चंद्रमा टाइप का दिखाया जाता है। ये क्या है, गांधार शैली है। कभी आपने भगवान बुद्ध को देखा होगा कि जो बौद्ध थे वो एक देवता के रूप में दिखाए जाते हैं, उनके पीछे एक चंद्रमा टाइप का दिखाया जाता है बहुत बड़ा, और यहां तक उनके कपड़े दिखाए जाते हैं। ये कौन सी शैली है, गांधार शैली है। ये कहां से आई है, आपकी यूनान से आई थी। कहां से आई थी, यूनान से आई थी। उसके बाद देखिएगा नगरीकरण का विकास होने लगता है। किसका, नगरीकरण का विकास होने लगता है। नगरीकरण का विकास कैसे होने लगता है मित्र, जब सिकंदर का जो घोड़ा था बुकेफला, वो उस युद्ध में मारा गया था, पाठन के युद्ध में मारा गया था, तो ऐसी कंडीशन में सिकंदर ने उस व्यास नदी पर एक नगर बसाया। क्या बसाया, तो नगर बसाने की शुरुआत होने लगी थी। क्या होने लगी थी, नगर बसाने की, नगरीकरण का उदय होने लगा था, उदय होने लगा था। विजयनगर बसाया, बुखेफला नगर बसाया, अर्थात नगरीकरण का उदय होने लगा था। उसके बाद उलूक शैली के सिक्के, उलूक शैली के सिक्के, उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ, का प्रचलन होना, उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन होने लगा था। किसके, ये पूछा जाता है उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन किसके प्रभाव से होकर शुरू हुआ था, आप बता सकते हैं। सिकंदर या यूनान के आक्रमण के पश्चात उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन भारत में शुरू हो गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं, जो ज्योतिष विद्या है, जिसे हम लोग आज ज्योतिष कहते हैं, कि ये ज्योतिषीय लोगों के दिन बता देता है, भाग्य बता देता है, इसकी शुरुआत ये भारत की देन नहीं है, ये यूनानियों की देन है। किसकी, यूनानियों की देन है। अर्थात ज्योतिष विद्या का विकास, विद्या का विकास शुरू हो गया था। मतलब
सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में ज्योतिष विद्या का विकास हुआ था। किसका? ज्योतिष विद्या का विकास हुआ था। आप देखते होंगे जो पत्रा वगैरह होती है उसमें जो सातिया टाइप का दिखाया जाता है, ये यूनानियों का है। किसका है? यूनानियों का है, भारत का नहीं, यूनानियों का है ये। इसके बाद बताया यूनानियों ने कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने? 7 दिन होते हैं, हफ्ता नहीं सप्ताह। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई है? सिकंदर के आक्रमण से। और सिकंदर के आक्रमण से भारत के लोग ये जानने लगे थे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन होते हैं वो आप जानते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि सिकंदर का आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि मेरा आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।